अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे हम वहाँ से आगे शुरू कर रहे हैं। जब आप इसको ये करेंगे ये जरूर सोचिएगा कि सैलरी किसने लड़के शुरू करा। बिल्कुल, लेकिन मैं इसको अस्सलाम वालेकुम। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेस वी हैड लेफ्ट। और हमने पिछली क्लास में यहाँ तक लाके छोड़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो हर जगह प्रेजेंट होती है। और हमने ये वाली एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि जो ग्रेविटी है वो हर चीज पे लगती है, लेकिन छोटे पार्टिकल्स पे ग्रेविटी इग्नोर हो जाती है क्योंकि छोटे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो लिखिएगा कि इसमें लिखिएगा कि इसमें लिखिएगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लिखिएगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स subatomic particles do not experience gravitational effect subatomic particles do not experience gravity because subatomic particles do not experience gravity because they have very high kinetic energy, because they have very high kinetic energy उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी का है। ठीक है, लाख रुपया जिसको जरूरत नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं ये खुद करता हूँ, मुझे पता है।
ठीक है, ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट बन गया। अब उसके बाद आगे चलो। फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड हमारे कोर्स में तीन तरह की होती है, ई फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। ई फील्ड, जी फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये हमारे कोर्स में तीन तरह की फील्ड्स हैं। ठीक है, हमने ये लिस्ट कॉपी कर ली। जब चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता, जब चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें जो डिस्कशन थी, जब चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है तो वो डिफ्लेक्ट करता है जहां उसको अट्रैक्शन मिलती है। दिस वॉज समथिंग वी डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास। ये माइनस है तो ऊपर वाली प्लेट इसको रिपेल करेगी, नीचे वाली प्लेट अट्रैक्ट करेगी। अब देखो मैंने प्लेट्स रिवर्स कर दी तो खुद ब खुद ये ऊपर चला जाएगा। चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल उस प्लेट की तरफ मुड़ेगा। दैट प्लेट इज अट्रैक्टिंग द पार्टिकल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो यहाँ पर दो प्लेट्स लगी हुई हैं। ऊपर वाली प्लेट प्लस है, नीचे वाली माइनस है और इनपुट डीसी है। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे नीचे मुड़ गया। अब अगर इनपुट एसी हो तो चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यानी ऊपर नीचे स्वैप करेगा। एक वेव बनेगी, चार्ज पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेगा अगर आप इनपुट जो है वो एसी कर दें। अगर आप दोनों प्लेट्स को वर्टिकल रख दें तो फिर चार्ज पार्टिकल लेफ्ट राइट पे बेंड करेगा। ये बेसिकली डिफ्लेक्शन सिस्टम है। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बना रहे हैं कि डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को बेंड करता है। अब इसके साथ हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसको कहते हैं टाइम बेस यूनिट। अब टाइम बेस यूनिट क्या होता है? जैसे आप लोग रेस करते हैं ना, तो उसमें आपके पास होती है एक स्टॉप क्लॉक। आपने 10 सेकंड का टाइम रखा और आपने कोई काम शुरू कर दिया। 1 घंटे का पेपर है, आप उसमें स्टॉप वॉच यूज करते हैं। ये जो स्टॉप वॉच होती है जो टाइम चेक रखती है, इसको कहते हैं टाइम बेस यूनिट। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर या नीचे बेंड होंगे। अगर इनपुट एसी होगा तो चार्ज पार्टिकल्स ऊपर नीचे स्वैप करेंगे। नीचे लिखिएगा कि इफ द इनपुट इज एसी, ये आज का तीसरा कॉन्सेप्ट है। लिखिएगा इफ द इनपुट इज एसी, if the input is AC, if the input is AC, the charge particles, if the input is AC, the charge particles move up and down. If the input is AC, the charge particles move up and down. फुल स्टॉप। लाइन चेंज करिएगा और लाइन चेंज करके लिखिएगा कि लाइन चेंज करके लिखिएगा a time based unit, a time base unit a time based unit
is used to control the motion of is used to control is used to control the motion of charged particles उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। वो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप बाद में चाहें तो उसका शुरू वाला पोर्शन देख लीजिएगा, ज्यादा काम नहीं हुआ, बट द क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो यू कैन सी द इनिशियल पार्ट। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा सब लोग, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलें, अब हेडिंग डालिएगा डिटेक्शन सिस्टम। प्रीवियस स्लाइड हेडिंग डालिएगा, इसके बाद दो लाइनें छोड़ के डांस हेडिंग डालिएगा डिटेक्शन सिस्टम। अब डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है कि डिटेक्शन सिस्टम में हम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये हमें दिखते नहीं है, दे आर नॉट विजिबल टू अस। तो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वो ह्यूमन आई के लिए विजिबल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं कि हम उनके लिए एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाते हैं। ये बेसिकली एक कोटेड स्क्रीन होती है जिसका पर्पस ये होता है, ये एक कोटेड स्क्रीन होती है, जैसे आप देखोगे स्टिकर्स आते हैं बच्चों के, जो लाइट पड़ती है तो ग्लो करते हैं। हमारे घरों में ऐसे बटन्स लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक बटन्स, जो कि रात को ग्लो करते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह का एक सेटअप होता है, इसको कहते हैं फ्लोरेसेंस। ये कोटिंग होती है और ये इलेक्ट्रॉन जाकर इस कोटिंग को हिट करते हैं। जब वो इस कोटिंग को हिट करते हैं तो उससे फिर लाइट निकलती है और इसको कहते हैं डिटेक्शन सिस्टम। इसमें लिखिएगा डिटेक्शन सिस्टम में हेडिंग डाल के लिखिएगा कि चार्ज पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू ह्यूमन आई। चार्ज पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू ह्यूमन आई चार्ज पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू ह्यूमन आई। इसी में आगे लिखिएगा a special coated screen is used
A special coated screen is used a special coated screen is used which works on the principle of fluorescence, which works on the principle of फ्लोरेसेंस. ये फ्लोरेसेंस क्या होती है? ग्लो होती है, जो मैंने आपको बताई ना कि बाज छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब वो किसी चीज को हिट करते हैं उससे फ्लोरेसेंस आती है. मैं आपको एक एग्जांपल याद दिलाऊं. जब मैंने फ्लोरेसेंस पढ़ाई थी तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी एनर्जी सेवर्स की. एनर्जी सेवर्स सबसे अच्छी एग्जांपल है. ये जो एनर्जी सेवर्स की लाइट होती है, ये जो एनर्जी सेवर्स की लाइट होती है, ग्लो होती है, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस. कभी आप एनर्जी सेवर को जलता हुआ देखें ना, तो इसको कहते हैं फ्लोरेसेंस. तो यहां से आपको ये अच्छी एग्जांपल मिल जाती है. आप ये वाली अब स्क्रीन कॉपी करिएगा. छोटे पार्टिकल्स आपको नजर नहीं आते, तो उनकी जो स्क्रीन बनाते हैं उस पर ये हिट करते हैं और हिट करके ग्लो करते हैं. ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. ठीक है. अब उसके बाद ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं. जब मैंने फ्लोरेसेंट ट्यूब करवाई थी तो मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई थी ना. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं. जब पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली प्लेट नेगेटिव है और सामने वाली प्लेट प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन सीधा चलना शुरू होते हैं और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं. अब ये बेसिकली जो आइडिया है, ये बेसिकली आइडिया क्या है कि आप चार्ज पार्टिकल्स को हवा में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनको हिट करते हैं. तो हम एक्सपेरिमेंट को एक इवैक्यूएटेड, अंदर से वैक्यूम कर देते हैं और उसमें डाल देते हैं. चलो अब हेडिंग डालिएगा, एक्सपेरिमेंट टू शो बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ये वाली दो लाइनें छोड़कर ये वाली हेडिंग डालिएगा.
ठीक है, अब आप जब ये कर लें तो एक्सपेरिमेंट्स में तो यही होता है ना कि एक अपरेटस आपको बनाना पड़ता है और उसमें फिर डिस्कशन साथ हो जाती है। ये हमने चूंकि जब हमने फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट वाला टॉपिक किया था तो वहां ये डायग्राम बनाई थी। तो इस डायग्राम को ये वाली स्क्रीन दोबारा से कॉपी कर लें ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। चलें, अब देखिएगा पर्पस ऑफ वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब। ये मेरा आज का अगला कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों ने इसको कॉपी करा कि हम यहाँ पर वैक्यूम क्यों रखते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, उनके साथ मसला ये होता है कि उनको एयर मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे। अगर एयर मॉलिक्यूल उनको हिट करेंगे तो वो उनको चलने नहीं देंगे। पर्पस ऑफ वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब, सब लोग साइड हेडिंग दीजिएगा। पर्पस ऑफ वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब, ये वाली हेडिंग दीजिएगा। ये साइड हेडिंग है। ठीक है, चलें अब आगे देखिएगा। पहला पर्पस क्या है? अगर हम वैक्यूम कर देंगे तो एयर मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टरबेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो लिखिएगा नंबर वन टू प्रिवेंट एयर रेजिस्टेंस
टू प्रिवेंट एयर रेजिस्टेंस। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। वो मैंने बोला था नंबर 1 टू प्रिवेंट एयर रेजिस्टेंस, नंबर 1 टू प्रिवेंट एयर रेजिस्टेंस। नंबर 2 देखें क्या फायदा है, अगर आप वैक्यूम नहीं लगाएंगे ना तो एयर होगी, जब आप एयर होगी तो एयर में ऑक्सीजन होती है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है एयर में ऑक्सीजन होती है। जब फिलामेंट गर्म हो जाएगा तो फिलामेंट जो है उसमें ये एबिलिटी होगी कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए। ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई मेटल गर्म हो जाए, अगर कोई मेटल हीटअप हो जाए ना, तो वो जो मेटल होता है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। तो अब ये नंबर 2 कॉपी करिएगा, ये पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा। सेकंड पर्पस, नंबर 3 एक और इशू होता है कि अगर अंदर कोई गैस भरी हुई हो और आप वैक्यूम ना करें तो गैस गर्म होकर एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी तो उससे फिर वो जो ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाएगी। जैसे हम अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं ना धूप में, तो गाड़ी के अंदर जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर एक्सपैंड करती है। अगर ज्यादा एक्सपैंड कर जाए तो गाड़ी के शीशे टूट सकते हैं। आजकल गाड़ियों में वो शीशे डार्क कर देते हैं या थोड़ी सी जगह होती है
तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि ये जो ट्यूब है, देखें कौन सी ट्यूब की बात हो रही है, ये वाली ट्यूब। इसके अंदर हमने वैक्यूम क्यों लगाते हैं, उसका तीसरा रीजन ये है, थर्ड रीजन ये है कि अगर अंदर गैस होगी तो एक्सपैंड करके इसको बर्स्ट कर देगी। नंबर 3, अब ये कॉपी करिएगा। सर गैस बर्स्ट करेगी उस ट्यूब को, सो व्हाट इज द रोल ऑफ जैसे वैक्यूम अगर हियर? अगर तुम एग्जांपल लो, तुम एक बैलून लो, उसमें हवा भरती जाओ तो बैलून बर्स्ट हो जाएगा। अब तुमसे पूछें कि बैलून क्यों बर्स्ट हुआ, तो आप बोलोगी कि अंदर जो एयर थी वो एक्सपैंड हुई और उसने बैलून को बर्स्ट कर दिया। इसी तरह जो ट्यूब है जो अभी आपने बनाई है ना, इसके अंदर अगर हवा हो, कोई भी गैस हो, तो वो गर्म होकर एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करेगी तो बर्स्ट हो जाएगा, इस तरह जैसे बैलून बर्स्ट होता है। तो सर वही पूछ रही हूँ, उसमें बर्स्ट तो हो जाएगी, लेकिन वैक्यूम का क्या रोल है? वंस अगेन देखिए दोबारा समझाता वैक्यूम हूँ, क्या? मैं दोबारा थर्ड टाइम फिर समझाता हूँ कि अगर गैस होगी तो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको बर्स्ट करने से बचाने के लिए क्या लगाओगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वैक्यूम। गुड। अब हेडिंग पढ़ो क्या लिखी हुई है, पर्पस ऑफ वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब। सो दिस इज द थर्ड पर्पस कि हम गैस को हटा देते, ये बताया ये जा रहा है कि आप वैक्यूम लगाकर गैस को हटा देते हैं ताकि ये वाली चीज ना हो। Vacuum is a protection against this explosion. अब देखें, जो वैक्यूम होता है, जब आप अंदर वैक्यूम कर देते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने आपको अभी बताए। लेकिन वैक्यूम का एक प्रॉब्लम होता है, कभी जैसे भी बैलून वाली एग्जांपल डिस्कस हो रही थी ना, अगर बैलून में से हवा निकल जाए तो बैलून एकदम स्क्वीज हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम आता है कि अगर अंदर वैक्यूम हो और चारों तरफ से उस पर प्रेशर आए तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो चीज टूट सकती है। इसको ऐसे समझो कि तुमने एक बैलून में हवा भरी और हवा भरने से बैलून इन्फ्लेटेड हो गया। जब तुमने हवा निकाल दी तो बैलून स्क्वीज हो गया। स्क्वीज क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने अंदर खाली कर दिया, वैक्यूम कर दिया, तो बाहर से प्रेशर इसको पंच करेगा, दबा देगा। जब तक जब तक अंदर हवा थी उसकी वजह से ये पंच नहीं हो रहा था। जैसे गाड़ी का टायर होता है ना, पंक्चर हो जाए तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो फ्लैट हो जाता है, क्यों? जब तक अंदर हवा थी उसका प्रेशर था, जब वो हवा निकल गई तो बाहर से जो प्रेशर है वो इसको स्क्वीज कर देगा। तो अब दोबारा इस बात को समझिएगा गौर से कि ये जो ट्यूब है इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम लगाने के कुछ फायदे मैंने लिखवाए, लेकिन वैक्यूम का एक नुकसान होता है, वो ये होता है कि ट्यूब इम्प्लोड कर सकती है। व्हाट इज इम्प्लोजन? जैसे तुमने देखा बच्चे जूस के डब्बे के साथ करते हैं, उन्होंने जूस पिया, उस डब्बे को वो जोर से पंच करते हैं तो डब्बा स्मैश हो जाता है, इसको कहते हैं इम्प्लोजन। अगर कोई चीज बाहर को फटे तो उसको कहते हैं एक्सप्लोजन, और अगर कोई चीज अंदर को फटे तो उसको कहते हैं इम्प्लोजन। तो अब लिखिएगा कि there is a concern with there is a concern with vacuum there is a concern with vacuum कॉमा डाल के लिखिएगा इम्प्लोजन। अब इसको कॉपी करिएगा पूरी स्क्रीन को। नहीं, ये चौथा पॉइंट नहीं है, ये अलग है बिल्कुल, ये चौथा पॉइंट नहीं है, बल्कि ये वैक्यूम का नुकसान है। वो जो पहले 3 पॉइंट्स थे वो ये बता रहे थे कि वैक्यूम लगाने का फायदा क्या है, ये वैक्यूम का नुकसान है।
की सोच होगी, तो करूँ पे उसमें क्या मदद करना चाहिए, सेंटर में क्या शिकायत थी आपको कि यार ये लोग कर लेते फिर आना चाहते, अब वही आप देख रहे कोई हो रहा है कि यार मैंने कर दिया सर, कोई ऐसा नहीं, सर कोई ऐसा नहीं, आप नहीं करना चाहते ना करें, बंद कर दीजिए। अब देखो इसका सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने कहा कि जो ट्यूब होती है उसका सरफेस एरिया बड़ा कर दो। ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर तुम सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। लिखिएगा, बाय कीपिंग अ लार्जर सरफेस एरिया, by keeping a larger surface area, by keeping a larger surface area, effect of pressure can be reduced. Effect of pressure can be reduced. तो अब ये जो ट्यूब है ना, इसका एरिया बढ़ा देते हैं। जिन चीजों का एरिया बड़ा होता है उन पर प्रेशर कम लगता है। जैसे कभी आप सिरिंज लगवाएं इंजेक्शन ना, तो उसकी प्रिक होती है क्योंकि एरिया बहुत कम होता है। जिन चीजों का एरिया ज्यादा होता है उन पर प्रेशर का असर कम हो जाता है। अब दोबारा इस कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। देखो हमने एक एक्सपेरिमेंट कॉपी करा था, ये वाला। हमने कहा था कि हम इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करेंगे और वैक्यूम क्रिएट करने के कुछ फायदे होंगे। जो वैक्यूम क्रिएट करने के कुछ फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। एक और सोल्यूशन हमारे कोर्स में ये होता है कि आप पूरा वैक्यूम क्रिएट ना करें। जैसे आजकल के जो एनर्जी सेवर्स होते हैं ना, आजकल के एनर्जी सेवर्स वगैरह जो बनते हैं उसमें 100% वैक्यूम नहीं करते, बल्कि उसमें गैस होती है बट थोड़ी गैस रखते हैं। अगर आप बिल्कुल वैक्यूम कर देंगे तो वो चीज क्रैक हो जाती है बाहर के प्रेशर की वजह से। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, इंस्टेड ऑफ वैक्यूम, instead of vacuum, So what is A? A for area. Instead of vacuum, लिखो instead of vacuum, a gas at low pressure, instead of vacuum, a gas at low pressure can also be used. Instead of vacuum, a gas at low pressure can also be used. तो अगर हम डिस्कशन को अब समराइज करें आज की जो अभी हुई थी ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट की, तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करें तो आपको एक तो वोल्टेज देना पड़ेगा, और दूसरा अगर आप वैक्यूम नहीं लगाना चाहते तो फिर आप क्या इस्तेमाल कर लें, लो गैस प्रेशर। तो आप यूं समझो कि ये जो ट्यूब्स बनती हैं, ये जो एनर्जी सेवर्स वगैरह बनते हैं ना, आपके घरों में लगे होते हैं, इनके अंदर अगर आप वैक्यूम करेंगे तो ये जल्दी से क्रैक हो जाएंगे, टूटेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ वैक्यूम यू कैन पुट लो गैस प्रेशर। तो
अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिए। Sir, can you give an example for low gas pressure? अभी फिर दोबारा मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमारे घरों में जो एनर्जी सेवर्स होते हैं, जो हमारे घरों में एनर्जी सेवर्स लगे होते हैं ना, व्हाइट कलर के बल्ब्स लगे होते हैं, इनके अंदर हल्की सी गैस डाल देते हैं। वैक्यूम नहीं होता, हाई गैस भी नहीं होती, गैस को कम करके डाल देते हैं। एनर्जी सेवर्स इन आवर होम्स इज द एग्जांपल फॉर दैट। ये वाली स्क्रीन कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये डिस्कशन कर लिया। अब आप हेडिंग डालिएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ये बहुत बड़ा टॉपिक था 2016 में, और फिर 2018 में ये टॉपिक छोटा हो गया, लेकिन अभी भी इस चैप्टर का ये मेन टॉपिक है। तो आप हेडिंग डालिएगा सीआरओ और उसको मार्क करिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हेडिंग आ गई। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाए इस चैप्टर का। पहला कॉन्सेप्ट, सीआरओ बेसिकली एक डिस्प्ले डिवाइस होती है। आप में से खुदा ना करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े और वहां पर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, उन्होंने पेशेंट की टेबल के साथ एक मॉनिटर लगाया हुआ होता है, और वो मॉनिटर जो होता है उस पे ना ग्राफ्स आ रहे होते हैं। सीआरओ ऐसे समझो कि सीआरओ एक डिजिटल ग्राफिकल डिवाइस है। सीआरओ जो होती है वो एक डिस्प्ले डिवाइस होती है जिस पर इस तरह की वेव्स आती हैं। कुछ लोगों को इसका एक्सपीरियंस होगा मूवीज में, या खुदा ना खास्ता रियल में कभी आप जाएं तो पेशेंट्स जब लेटे हुए होते हैं तो उनके साथ एक टेबल के ऊपर एक मॉनिटर लगा होता है। ये मॉनिटर जो है इसको हम फिजिक्स में कहते हैं सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। फिर जो लोग एक्शन मूवीज देखते हैं उन्होंने ये देखा होगा, इसको कहते हैं रेडार। ये भी एक स्क्रीन होती है। दुनिया में जो पहला मॉनिटर बना था, अब तो खैर बहुत ही टेक्नोलॉजी आगे चली गई ना, तो दुनिया का जो पहला कंप्यूटर या टीवी मॉनिटर था वो भी सीआरओ था। तो अब इस आर्टिकल का पहला कॉन्सेप्ट बनाओ। पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि सीआरओ इज अ डिस्प्ले डिवाइस टू शो द वेरिएशन इन फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी वो डॉक्टर्स वाली, तो उसकी वेव्स बनती हैं। डॉक्टर्स के लिए आसानी होती है कि वो देखकर समझ जाएं कि पेशेंट की हेल्थ कैसी है। सब लोग इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालकर ये कॉपी करिएगा। सब लोग अपने कैमरास को बंद रखिएगा।
तो जो हमने पहला कॉन्सेप्ट बनाया इस चैप्टर का, वो ये सॉरी इस टॉपिक का जो पहला कॉन्सेप्ट सीआरटी का पहले कोर्स में होता था, वैसे मैंने लिखा हुआ आगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये जो अभी आपने कॉपी नहीं की थी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक डायग्राम बनाई थी ना, उसको कहते थे सीआरटी। लेकिन चूंकि अब वो कोर्स में है नहीं तो मैंने उसको फोकस नहीं किया। सीआरटी का मतलब है कैथोड रे ट्यूब। अब देखो तुम ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि सीआरओ बेसिकली एक ग्राफिकल डिवाइस है। जैसे तुम ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते हो ना खुद से, इसी तरह सीआरओ उसका एक डिजिटल वर्जन है। सीआरओ का फायदा क्या होता है? सीआरओ एक स्क्रीन पर इस तरह का ग्राफ बना देती है। चलें, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अ सीआरओ डिस्प्लेस फ्लक्चुएशंस इन अ फिजिकल क्वांटिटी ग्राफिकली। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अगला कॉन्सेप्ट stands जी बोले। CRO किस चीज की एब्रीविएशन है? देखिए दोबारा हेडिंग गौर से देखिएगा, सब लोग दोबारा देख लें, हेडिंग देखें। ठीक है, हेडिंग देख लें, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO। चलें देखिए, अ सीआरओ डिस्प्लेस फ्लक्चुएशंस इन अ फिजिकल क्वांटिटी ग्राफिकली। अब मैंने आपको समझाया कि सीआरओ एक डिजिटल ग्राफ पेपर की तरह होता है, और मैंने आपको समझाया कि जैसे सीआरओ होती हैं, अब जैसे ये आपको नजर आ रहा है ना, ये वो ईसीजी वाली मशीन है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। रेडार्स होते हैं। शुरू के जमाने में, बिल्कुल शुरू जमाने में जो मॉनिटर बने थे कन्वेंशनल टीवी के, वो भी यही थे। तो बेसिकली सीआरओ क्या होता है? ये वो डिवाइस है जो कि दुनिया का पहला मॉनिटर बना था। आजकल तो एलईडी, एलसीडी बहुत सारी चीजें हैं ना, तो शुरू में कोई मॉनिटर नहीं होता था। तो सीआरओ वाज द इनिशियल मॉनिटर इन आवर नॉलेज। So can you show the previous slide? मैंने उसका मतलब बताया था, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मैंने उसका मतलब बताया था, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी का मतलब। ठीक है, चलो अब आप हेडिंग डाल दो, कैलिब्रेशन ऑफ सीआरओ। साइड हेडिंग डाल दो। अब कैलिब्रेशन क्या होती है? कैलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे तुम अब एक ग्राफ पेपर निकालो, जब कभी आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर निकालते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और फिर उस पर नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5। इसको कहा जाता है फिजिक्स में कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब है नंबर डालना। अब तुम्हें सवाल कर रहे हो ग्राफ का, तुमने ग्राफ पेपर निकाला, ग्राफ पेपर पे तुमने स्केल ड्रॉ किया, फिर तुम क्या लिखते हो? 5 10 15 या 1 2 3 4 5। जब तुम नंबर लिखते हो किसी ग्राफ पे तो उसको कहते हैं कैलिब्रेशन। अब सीआरओ बेसिकली एक ग्राफ पेपर है। सीआरओ एक डिजिटल ग्राफ पेपर है, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो उस पर ना इस तरह की वेव्स बनती हैं, तो उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट का मतलब है कि तुम एक डब्बे पर 5 लिखोगे, 10 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे। वो जो हम ग्राफ पेपर पे नंबर डालते हैं, वो यहाँ पर इसको भी देना पड़ेगा, ताकि आपको जितना बड़ा ग्राफ चाहिए, जितना छोटा चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग आए। तो आपने जो हेडिंग डाली थी उसमें लिखिएगा कि सीआरओ इज अ ग्राफिकल डिवाइस। CRO is a graphical device it has to be calibrated before use. It has to be calibrated before
यूज। अब सीआरओ की एक रफ सी डायग्राम है जो पेपर में बनानी पड़ सकती है, चूंकि ये सिंप्लीफाइड है तो आप ये वाली डायग्राम सब लोग कॉपी करिएगा, ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा। अब देखो सीआरओ का जो स्केल होता है, इसका एक एक्स एक्सिस होता है जिसको टाइम बेस्ड यूनिट कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स कंट्रोल। इसपे ना बटन्स होते हैं, नॉब्स होती हैं, जैसे हमारे पास डिवाइसेस पे नॉब्स होती है ना, आप कभी गाड़ी में बैठे हैं तो वो एसी की कूलिंग के फैन को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए नॉब्स होती हैं, गोल घूमती है ना, उस तरह की ये नॉब्स होती हैं, बटन्स होते हैं घुमाने वाले। यहाँ पर एक शिफ्ट कंट्रोल है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, बिल्कुल ग्राफ पेपर की तरह ना। तो अगर आप बड़ा स्केल लेते हैं तो ग्राफ श्रिंक होता है, उल्टा होता है हमेशा।
अगर आप छोटा स्केल लें तो ग्राफ बड़ा बनेगा। अगर आप बड़े नंबरों का स्केल लेते हैं 5, 10, 15 तो ग्राफ श्रिंक हो जाता है। और अगर आप छोटे नंबरों का स्केल लें 1, 2, 3 तो ग्राफ जो है वो क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है। अगेन उस बात को याद रखिएगा कि आप ग्राफ बनाते कैसे हैं। ग्राफ पेपर निकाला आपने, उस पे एक्स और वाई एक्सिस बनाया और उस पे फिर नंबर डाले, इसको कहते हैं स्केलिंग। बिल्कुल ये चीज अब आप डिजिटल कर रहे होते हैं। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये वाली स्क्रीन देखें और इस पर एक बड़ा एक्सिस मैंने शो किया हुआ है। अगर हम स्मॉल स्केल रखेंगे तो ग्राफ वर्टिकली बड़ा होगा, और अगर हम लार्ज स्केल रखेंगे तो ग्राफ छोटा हो जाएगा। इसमें भी वो उल्टे का मसला है। अगर स्केल छोटा रखेंगे तो ग्राफ वर्टिकली बड़ा होगा, और अगर स्केल बड़ा रखेंगे तो ग्राफ छोटा होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सर ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये पहले वाले जैसा है, इज इट द सेम वन, दैट स्मॉल स्केल वन? नहीं देखो ना, आप गौर से देखो, इसका साइज बड़ा है। इस ग्राफ का सर्कल का साइज तो बराबर है, बट इस ट्रेस का साइज बड़ा है, और ये वाला जो ट्रेस है वो छोटा है। नीचे वाला ट्रेस छोटा है। अब देखो क्या होता है, स्केल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रेस साइज। ये ग्राफ बनाते वक्त भी आप देखेंगे, अगर आप बड़ा स्केल रखेंगे तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, अगर आप छोटा स्केल रखेंगे तो ग्राफ जूम हो जाएगा। अब ये वाला छोटा सा रूल कॉपी होगा। देखिए मैं फिर दोबारा बताता हूं, ट्रेस का मतलब है ये चीज देखेंगे, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये आपका ट्रेस है, ये इसका ये बड़ा ट्रेस है, ये बड़े साइज का ट्रेस है, और इसको कहेंगे छोटे साइज का ट्रेस नीचे वाले को।
अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखें, शिफ्ट कंट्रोल। आपको जैसे ये रेड कलर का डॉट मूव करता हुआ नजर आ रहा है ना, इसको हम साइंस में कहते हैं शिफ्ट कंट्रोल। इसी तरह आप ट्रेस को भी इधर उधर कर सकते हैं। जब आप गेम्स खेलते हैं तो एक माउस होता है जो मूव करता है कर्सर को, इसको हम फिजिक्स में कहते हैं शिफ्ट कंट्रोल। इसमें एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल। अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो इसको कहते हैं वर्टिकल कंट्रोल और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। मैंने जो डायग्राम बनाई हुई है ये वाली देखें, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया ट्रेस को, इसको कहते हैं वर्टिकल कंट्रोल। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। चले अब हेडिंग डालिएगा, रीडिंग्स, कैलकुलेशंस एंड इवैल्यूएशंस। सीआरओ पे अब ये सवाल आता है जिसमें वो आपको ग्राफ दिखाएगा और पूछेगा इसका टाइम पीरियड निकालो, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। तो सब लोग हेडिंग डालिएगा, रीडिंग्स, कैलकुलेशंस एंड इवैल्यूएशंस। सब लोग ये वाली हेडिंग डाल दीजिएगा, रीडिंग्स, ये वाली हेडिंग डाल दें, रीडिंग्स, कैलकुलेशंस एंड इवैल्यूएशंस। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि सीआरओ कौन कौन सी कैलकुलेशंस पेपर में आ सकती हैं। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, दूसरा पीक वोल्टेज, हाईएस्ट वोल्टेज, तीसरा टाइम इंटरवल और चौथा होता है कंपेयरिंग वेवफॉर्म्स। सब लोग ये वाला चार लिस्ट का जो टेबल है ये कॉपी कर लें।
फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब देखो जो सीआरओ का स्केच होता है, सीआरओ का जो स्केच होता है उसके वाई एक्सिस पे वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है। सीआरओ की जो स्क्रीन होती है ना वो ग्राफ होता है, इट्स लाइक अ ग्राफ पेपर। उसके वाई एक्सिस पे वोल्टेज होता है और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, इसी पे सारे ग्राफ्स बनते हैं। यानी सीआरओ की स्क्रीन इस अ डिजिटल ग्राफ पेपर, उस पे ना इस तरह के ग्राफ्स बनते हैं। हम उनका स्केल वगैरह सेट कर देते हैं। यहाँ पर ये बटन्स दिए होते हैं, इसको हम घुमाते हैं तो स्क्रीन पर जो स्केल होता है वो चेंज हो जाता है। दिस इज द आउटलुक ऑफ अ सीआरओ। सीआरओ स्क्रीन का ये आउटलुक है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इससे हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आप लिखिएगा कि जो आपने लिखा था उसमें लिखिएगा कि सीआरओ स्क्रीन shows graphs of voltage against time CRO screens show graphs of voltage against time फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलो हेडिंग डालो, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखो पहले फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकेंड। देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, इसको हम लिखते हैं एच जेड, इसको हम पर सेकंड भी कहते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, सॉरी यूनिट होता है सेकंड। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, फॉर्मूलास कॉपी करें। अब देखो मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं, तुम्हें स्क्रीन पर एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, रफली एक ग्राफ है। और इस ग्राफ में तुम देख सकते हो कि एक्स एक्सिस का एक स्केल दिया हुआ है,
ये बेसिकली इस तरह के ग्राफ्स बने हुए आते हैं, जैसे ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन होता है ना, ऐसे होता है। और इसमें ये एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप फ्रीक्वेंसी निकालें, टाइम पीरियड निकालें, तो आप इसको देखिएगा, कॉपी करने की एज सच जरूरत नहीं है, बस आपको ना डब्बे गिनने होते हैं। अब इसमें जरा देखिएगा सब लोग स्क्रीन पर, ऊपर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के सामने 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन, एक्स एक्सिस का स्केल दिया हुआ है। अब आप मेरे साथ शुरू करिएगा और सबसे पहले नोट करिएगा, सबसे पहले ये नोट करिएगा कि टाइम पीरियड किसे कहते थे हम लोग। वेव्स का जो चैप्टर है, देखिए यहां से लेकर यहां तक नीचे देखिएगा, ये ब्लू लाइन, इसको फिजिक्स में कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम फॉर वन साइकिल। एक साइकिल का जो टाइम होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। आपने पहले ये लोकेट किया और फिर आप क्या करें, फिर आप जो है डब्बे गिने, जरा मेरे साथ बॉक्सेस गिनिएगा, 1 2 3 एंड 4। कितने बॉक्सेस हो गए? 4। आपने गिना तो आपको पता चल गया कि 4 बॉक्सेस हैं एक साइकिल में। अब ऊपर आकर देखें कि आपके पास स्केल क्या है। देखो ये स्केल है, स्केल क्या लिखा हुआ है? 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन। एक डब्बे का मतलब है 2 मिली सेकेंड। तो अब मैं कैलकुलेशन कैसे करूं? देखो मैंने क्या करना है, मैंने टाइम पीरियड निकालना है, तो t इज इक्वल टू, मैंने टाइम पीरियड लिखना शुरू किया। मेरे पास 4 डब्बे हैं और एक डब्बे का मतलब है 2, तो 4 डब्बों का मतलब क्या होगा? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड। वट इज 8 मिली सेकेंड का मतलब क्या है? 8 मिली सेकेंड इज द टाइम पीरियड। तो मेथड बड़ा सिंपल है, आप पहले एक साइकिल को प्लॉट करो, एक साइकिल को नोट करो, फिर उसके डब्बे गिनो, डब्बे गिनकर तुम्हारा जो भी आंसर आए, जैसे तुमने गिने ना 1 2 3 4, डब्बे गिनो। अब तुम्हें डब्बे गिनकर जो भी आंसर मिले, तुमने डब्बे गिने 1 2 3 4, उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे तुम्हें मिल जाएगा टाइम पीरियड। पीछे हमने क्या फॉर्मूला बनाया था? देखो, अगर आपको टाइम पीरियड मिल जाता है तो टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, उसको आप 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दो। इस तरह आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब जरा देखो, फ्रीक्वेंसी निकल आती है, टाइम पीरियड निकल आता है। अब एक और चीज देखो जिसको हम कहते हैं वोल्टेज। वोल्टेज कैसे निकलता है? ये भी बहुत सिंपल है, आपने ग्राफ को वर्टिकल देखना है। जरा ये देखिएगा, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो चीज है इसको कहते हैं पीक वोल्टेज। ये इसको कहते हैं पीक वोल्टेज। मेथड बहुत सिंपल है, वो ये कि आपने डब्बे गिनने हैं, 1 2, 2 डब्बे हो गए। जब आपने बॉक्सेस गिने तो आपने ऊपर जाके देखा, यहां पर एक्स एक्सिस का तो लिखा हुआ है। अब आप देखो कि एग्जामिनर आपको वाई एक्सिस का बता रहा है। एग्जामिनर आपको बताता है जी वाई एक्सिस का क्या, एग्जामिनर ने दोनों स्केल दिए होते हैं, एग्जामिनर ने दोनों स्केल दिए होते हैं। तो जब दोनों स्केल दिए होंगे तो आप क्या करेंगे कि उसको रखकर, दोनों स्केल दिए होंगे तो उसको रखकर आप जो है वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये जो पूरा मेथड है, इसका मेन आइडिया जो है, इसका जो मेन आइडिया है वो है बॉक्स काउंटिंग। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हमें एक कैलकुलेशन को पहले हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं, ताकि दोनों कैलकुलेशन साथ करेंगे तो वो जरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप सब लोग हेडिंग डालिएगा एग्जाम्पल। आपने मेरे साथ जो लिखा था वो ये वाली चीज लिखी थी ना, तो अब आप लिखिएगा एग्जाम्पल, उसमें ये डायग्राम ऐसी रफली कॉपी कर लीजिएगा, बस डब्बे बना लीजिएगा।
ठीक है, अब आपने कॉपी किया, अब मैं उस पे वर्किंग शो कर रहा हूं, आप उसी पे वर्किंग शो कर लीजिएगा अपने पास। मैं डायग्राम पे वर्किंग शुरू कर रहा हूं। आपने शो किया यहां से यहां तक टाइम पीरियड है, 4 डब्बे हैं और एक डिवीजन का मतलब है 2। उसी डायग्राम को अपडेट कर लो। अब देखो मैंने वर्किंग शो की, 4 इंटू 2 8 हो गया। फिर मैंने 8 को 1000 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि ये मिली सेकेंड में है और उसको मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। टाइम पीरियड आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर -3, ये टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। उसको मैंने फॉर्मूला में डाला तो फ्रीक्वेंसी आ गई 125। ये वाली कैलकुलेशन भी कॉपी कर लें सब लोग, ये वाली कैलकुलेशन कॉपी कर लें उसी उसी डायग्राम पर। उसी डायग्राम पर वर्किंग शेयर कर लें। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया कि ये जो चीज आपने कॉपी की है इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब जरा इसको डायग्राम में देखिएगा, ये आपको सीआरओ नजर आ रही है ना, और इसको कहते हैं सीआरओ की नॉब। मैं थोड़ा सा इसको वोल्टेज दे देता हूं और मैं सेटिंग चेंज करता हूं। देखो ये गौर से देखिएगा, ये इस वक्त मैंने जो स्केल लिया हुआ है वो लिया हुआ है 10 का। 10 का नंबर बड़ा होता है ना, तो देखो ग्राफ कितना कॉम्पैक्ट है, गौर से देखिएगा। अब मैं इसको कम करता हूं तो ग्राफ थोड़ा खुलना शुरू हुआ, एक और कम कर दिया, देखो ये और कम हो गया, हमने और कम किया। अब ग्राफ कुछ रीडेबल है, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। अब ये जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हमारी चॉइस होती है। अब ये बहुत ही छोटा हो गया, इसको थोड़ा कम कर दें, बढ़ाते जाएं। अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, श्रिंक हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेव्स आ जाएंगी। और अगर आप इसको इधर रखते हैं तो ये आप देखें काफी रीडेबल है, काफी हद तक विजिबल है। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं टाइम एक्सेस, टाइम पीरियड। तो अब ये टॉपिक अभी चलेगा, हमने इसकी काफी एरिया कवर कर लिया है, बट हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का काम यहीं तक है एंड वी विल कंटिन्यू इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। Sir Faisal, I जी was going through magnetism and electromagnetism वाला चैप्टर, उसमें से मुझे क्वेश्चन था कि जो रीड रिले, ऑडियो टेप वगैरह, इन सब की जो डायग्राम्स हैं, इनको लर्न करने होते हैं ना, इनको ड्रॉ करना आना चाहिए, आप राइट? जैसे जो मैंने जिनमें जो डायग्राम्स बनवाई हैं वो जाहिर है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन अब जैसे ऑडियो वीडियो टेप बहुत पुराना टॉपिक हो गया है तो वो उसके आने का चांस तो नहीं है। लेकिन वो जो यू शेप मैग्नेट है वो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, सर्किट ब्रेकर इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने साथ साथ अभी अभी मैंने बताया ना सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑडियो वीडियो टेप Yes. बहुत पुराना हो गया है, तो ऑडियो वीडियो टेप तो प्रैक्टिस में भी नहीं है।
लेकिन वैसे जितनी डायग्राम्स होती है ना वो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर 2 में ड्रॉ करने को आ जाती है। ओके ठीक है। चलिए, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज।